नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। स्वागत है देवियों और सज्जनों। क्या हालचाल? सब बढ़िया, चकाचक हैं? 7:30 बज चुका है और रोज की भांति 7:30 बजे मैं डीसी मिश्रा हाजिर हूं आप सब लोगों के सामने इस छोटे से चैनल रीजनिंग एक्सप्रेस पर अपनी लाइव क्लास लेकर के। पिछले कई महीनों से हम लोग लगे हुए हैं इस परीक्षा की तैयारी में और अब वो घड़ी आ गई है जब ये परीक्षा होनी है। जब ये क्लास आप देख रहे होंगे तो कुछ घंटे बचे होंगे आपकी परीक्षा में। कुछ घंटे मतलब संडे को 9:30 बजे से आपकी परीक्षा शुरू होगी, 7:30 बजा है तो 14 घंटे पहले ये क्लास आप देख रहे होंगे। क्लास जैसा तो कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, 15 क्वेश्चन हैं रीजनिंग के जो ऑलमोस्ट हम लोग हर क्लास में करते हैं। हाँ, परीक्षा के जस्ट पहले बतियाने का मन था इसलिए आ गए आपके पास कि बतिया लेंगे थोड़ा आपसे और हमारा भी मन हल्का होगा, आपका भी मन हल्का होगा बतियाने से, है कि नहीं? तो इसीलिए आगे भैया। चलो, खाली बतियाएंगे तो है नहीं, बतियाते बतियाते कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, है कि नहीं? तो आओ शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये जो इतने महीनों से हम लोग तैयारी कर रहे थे, अब कल अंतिम प्रहार होना है उस पर। तो आइए शुरू करते हैं। रीजनिंग एक्सप्रेस चैनल पर जितने भी लोग जुड़ चुके हैं क्लास से अभी तक, स्वागत है आप सब लोगों का। गुड इवनिंग ऑल, राधे राधे, स्वागत है, वेलकम ऑल। लाइव मॉक टेस्ट आज रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस के हम लोग को करना है और पहला क्वेश्चन हम लोगों का शुरू होता है यहां से। क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है विच वर्ड वुड बी अहेड ऑफ अदर वर्ड्स इन डिक्शनरी। ये क्या बोला है भाई? कौन सा शब्द शब्दकोश में अन्य शब्दों से आगे होगा? अच्छा, ठीक। पूछा गया है क्वेश्चन में कि 4 शब्द हमको दिए गए हैं, एडमिशन, एडमिटेंस, एडमिट और एडमिजिबल। इन 4 शब्दों में कौन सा शब्द डिक्शनरी में आगे होगा? आगे होगा होने का मतलब कि जो शब्द इन चारों में से सबसे पहले अरेंज किया जाएगा वही सबसे आगे होगा। यही उसने हमसे पूछा है। तो वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता कि इन 4 शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करने पर कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा। ये पूछने के बजाय उसने पूछा है कि कौन सा शब्द शब्दकोश में अन्य शब्दों से यानी बाकी 3 शब्दों से आगे होगा। ठीक, तो हमको डिक्शनरी के अनुसार इनको अरेंज करके जो सबसे पहला अक्षर अरेंज शब्द अरेंज होगा वही हमको बताना है। तो हमारे पास शब्द देखो लिखे हुए, एडमिशन, एडमिटेंस और एडमिट, साथ ही साथ एडमिजिबल। तो हम चेक करते हैं तो ADMI सब में कॉमन है ना, इतना ADMI ये सब जगह पर कॉमन है। तो अगला लेटर चेक करेंगे, ADMI के बाद अगला लेटर यहां पर S है, यहां पर T है, यहां पर T है और यहां पर S है। तो S और T में पहले S आता है तो पहले S वालों को अरेंज करेंगे, यानी एडमिजिबल और एडमिशन में सबसे पहले कौन अरेंज होगा? तो एडमिशन और एडमिजिबल में S और S कॉमन है, I और I कॉमन है, आता है O अगला अक्षर और आता है B अगला अक्षर। तो B और O में अल्फाबेटिकली सबसे पहले B अरेंज होगा ना, यानी सबसे पहले B अरेंज होगा तो एडमिजिबल सबसे पहले अरेंज होगा और बाकी शब्दों से आगे कौन सा शब्द हो जाएगा? एडमिजिबल। सबसे पहले एडमिजिबल को अरेंज कर लेंगे, इसके बाद एडमिशन अरेंज हो जाएगा, फिर एडमिट अरेंज हो जाएगा और फिर एडमिटेंस। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? एडमिजिबल। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? नीचे दी गई श्रेणी में, श्रृंखला दी गई है 12, 19, 21, 3 ऐसे करके। कहता है नीचे दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं? हमको फाइंड आउट करने हैं ऑड नंबर्स जो 3 अथवा 5 द्वारा विभाज्य हो, ऐसी विषम संख्या जो या तो 3 से डिविजिबल हो या तो 5 से डिविजिबल हो, उसके पश्चात विषम संख्या आती हो तथा पश्चात सम संख्या आती हो। आहा, बहुत बढ़िया। There are which divisible by 3 or 5 and then followed by odd numbers and then by even numbers। अच्छा, आओ समझते हैं। हमको एक ऐसी संख्या चाहिए, विषम संख्या, जो क्या होनी चाहिए? 3 अथवा 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, बाद में उसके सम संख्या आनी चाहिए, पहले उसके विषम संख्या आनी चाहिए, ऐसा वो हमसे जानना चाहता है।
तो जब हम चेक करते हैं तो पहली विषम संख्या हमको मिलती है 19। अब 19 ना तो 3 से डिविजिबल है ना तो 5 से डिविजिबल है, तो इसको यूज नहीं करेंगे। अगली विषम संख्या 21 3 से तो डिविजिबल है, 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल होने के साथ साथ उसके पहले या बाद में विषम संख्या आ रही, क्या लिखा है ना, पश्चात विषम संख्या आती तथा पश्चात सम संख्या हो। ठीक, तो यहां पर 21 के बाद सम संख्या नहीं है और उसके बाद विषम संख्या भी, सॉरी 21 के बाद विषम संख्या नहीं और उसके बाद सम संख्या भी नहीं है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक, अगला चेक करते हैं। तो अगला देखो क्या है, 3। क्या है अगला, 3 है। तो 3 क्या है, एक विषम संख्या है। 3 3 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है। उसके पश्चात क्या है, 25 यानी कि एक विषम संख्या है, और उसके पास पश्चात क्या है, 18 यानी कि एक सम संख्या है। यानी 3 25 18 इसको काउंट कर लिया जाएगा। किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन समझे। हमें एक ऐसी विषम संख्या चाहिए जो 3 या 5 से डिविजिबल हो, फिर उस संख्या के पश्चात एक विषम संख्या आती है और उसके भी पश्चात एक सम संख्या आती हो। ठीक, तो 3 एक विषम संख्या जो 3 से डिविजिबल है, उसके पश्चात विषम संख्या 25 और उसके पश्चात सम संख्या 18 आ रही है। ठीक, 25 एक विषम संख्या है, 5 से डिविजिबल, लेकिन उसके पश्चात विषम संख्या नहीं है, काउंट नहीं करेंगे। 35 एक विषम संख्या है, 5 से डिविजिबल है, पर उसके पश्चात क्या है, विषम संख्या नहीं है, सम संख्या दी हुई है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। फिर 22 21 फिर से 3 से डिविजिबल है। अगर 21 3 से डिविजिबल है, ध्यान से देखना, 21 क्या है, 21 3 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल होने के साथ साथ आखिर उसके बाद क्या लिखा है, 45 एक विषम संख्या, और उस 45 के बाद क्या लिखा है, 46 यानी कि एक सम संख्या। लिखी कि नहीं लिखी है, तो 21 एक विषम संख्या, उसके जस्ट बाद 45 क्या है, एक विषम संख्या, और उसके जस्ट बाद 46 एक विषम संख्या, एक सम संख्या और है। और यदि है तो 21 45 46 ये भी हमारे कॉम्बिनेशन को सटीक बना रहा है। उसके आगे चलेंगे, 47 डिविजिबल नहीं है, 9 3 से डिविजिबल है, लेकिन उसके बाद 50 यानी सम संख्या लिखी है, कैंसिल मारो। 55 के जस्ट बाद 56 तो मिलेगा, लेकिन आगे कुछ नहीं। तो ऐसी कितनी संख्याएं हमको मिली, केवल और केवल 2। क्या चाहिए था, विषम संख्या जो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, विषम संख्या जो 5 से डिविजिबल हो। बारिश तेज गति से शुरू हो चुकी है। उसके जस्ट बाद भी क्या चाहिए, विषम संख्या चाहिए, तो उसके जस्ट बाद हमको विषम संख्या, और उसके भी जस्ट बाद हमको क्या चाहिए, सम संख्या चाहिए, तो उसके जस्ट बाद सम संख्या। ये जो विषम संख्या होनी चाहिए वो 3 अथवा 5 से भाज्य होनी चाहिए, भाज्य होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं मिली, केवल और केवल 2। कौन कौन सी, एक ये मिली है 3 और दूसरी ये मिली है 21। यही 2 संख्याएं हमको मिली, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्न का उत्तर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तेज गति से, गजब तेज गति से बारिश हो रही है, और आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी इस बारिश के मौसम में, क्योंकि एग्जाम सेंटर दूर दूर गए हैं, होम टाउन पे एग्जाम सेंटर मिले नहीं हैं। इस बारिश की स्थिति में अब आप लोगों को यहां से वहां जो भटकना पड़ रहा है, ये बहुत मुझे पीड़ा देने वाला है, क्या ही बताएं। अब जून में करवा लेते एग्जाम। चलिए, प्रश्न का उत्तर 2 है। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। कितने त्रिभुज हैं इस चित्र में हमको बताना है। आइए चेक करते हैं। तो जब हम चेक करने जाते हैं तो सबसे पहले अगर हम इतना फिगर उठा लें, ये वाला, तो यहां से कितने ट्रायंगल हमको मिलेंगे, 3। ऐसा ही सिमेट्रिकल फिगर ये भी दिया है, तो यहां से भी कितने ट्रायंगल मिलेंगे, 3। तो 3 ट्रायंगल ये हो गए। इसके बाद एक ट्रायंगल ये है हमारे पास में प्लस का 1, एक ट्रायंगल ये है हमारे पास में प्लस का 2, तो प्लस का 2 और हो गया। ठीक है, और इसके अलावा एक ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसको उठा लिया जाए, तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसको अगर हम उठाते हैं तो प्लस का 1 और मिल जाता है। क्या इसके अलावा और कोई ट्रायंगल जो मिलेगा, और कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या यहां पर, नहीं। ऑप्शन में 10 और 12 हैं, परंतु 3 3 6 7 8 और एक बड़ा वाला 9, इसके अलावा और कोई ट्रायंगल यहां पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या कर देंगे, केवल और केवल 9, कि इस प्रश्न में 9 ट्रायंगल हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि 1992 का कैलेंडर फिर से किस वर्ष उपयोग किया जा सकता है। 1992 का कैलेंडर फिर से किस वर्ष उपयोग किया जा सकता है,
कैलेंडर रिपीटेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? कैलेंडर रिपीटेशन का। ठीक, कैलेंडर के रिपीटेशन का क्वेश्चन यदि आ जाए तो मैंने आपको क्या बताया है, अंतिम 2 वर्षों में ये जो वर्ष दिया रहता है उसके अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देने पर यदि रिमाइंडर 1 मिले, यदि रिमाइंडर 2 अथवा 3 मिले, यदि रिमाइंडर 0 मिले। 1 मतलब 6 वर्ष के बाद रिपीट, 2 या 3 मतलब 11 वर्ष के बाद रिपीट, और 0 मतलब 28 वर्ष के बाद रिपीट। ठीक, अगर हम 92 में 4 का भाग दें तो 92 में 4 का भाग देने पर 4 दूनी 8, 1 बचा और 2 बचा, 4 तिहाई 12, पूरा पूरा जा रहा है, यानी विषम दिन, यानी रिमाइंडर कितना मिल रहा है? तो रिमाइंडर हमको मिल रहा है यहां पर 0। 0 का मतलब क्या है? 28 वर्ष बाद। तो 1992 में यदि हम 28 वर्ष जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 92 8 2000 और 20 यानी 2020 में ये कैलेंडर अपने आप को क्या करेगा? रिपीट कर देगा। बस हो गया, कैलेंडर रिपीटेशन का क्वेश्चन है तो इतना ध्यान रखना, काम खत्म। आ जाओ, कहता है ए बी से धनी है, सी ए से धनी है, डी सी से धनी है और ई सबसे धनी है। यदि उन्हें धनाढ्यता के अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में बैठाया जाए तो मध्य में कौन होगा? यह हमसे जानना चाहता है। ठीक, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कहता है ए बी से धनी है, यानी ए किससे ज्यादा पैसे वाला है? बी से। फिर कहता है सी ए से धनी है, तो सी किससे ज्यादा पैसे वाला है? ए से ज्यादा पैसे वाला है। फिर कहता है डी सी से धनी है, तो डी किससे ज्यादा धनी है? सी से, तो डी ज्यादा धनी है सी से। और ई सबसे धनी है, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा धनी कौन है? ई। तो उसने हमसे कहा कि इनको अवरोही क्रम में बैठाया जाए, तो हमने तो ऑलरेडी इनको अवरोही क्रम में अरेंज किया है ना, घटते हुए क्रम में। तो सबसे कहता है मध्य में कौन आएगा? तो मध्य में कौन आ रहा है? मध्य में आ रहा है सी, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सी ही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन। अच्छा, कितने लोग बारिश में फंसे हो? ये परीक्षा के लिए जाते वक्त कितने लोग बारिश में फंसे हो? परेशान हो रहे हो यार तुम लोग, हैं? क्या बताएं? आओ, लड़कियों की एक पंक्ति दी गई है। कहता है लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सीता बाएं से 10वीं है और लीना जो दाएं से 7वीं है, आपस में स्थान बदलते हैं। काहे का क्वेश्चन है? प्लेस इंटरचेंज का क्वेश्चन है। आपस में स्थान बदलते हैं, तो स्थान बदलने के बाद सीता का नया स्थान दिया गया है और पूछा है पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, यानी टोटल वैल्यू उसने हमसे पूछी है। तो ऑर्डर रैंकिंग के ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें स्थान बदलते हैं आपस में, मैंने आपको टोटल वैल्यू निकालने का एक बेहतरीन तरीका बताया था ना। क्या था तरीका? कि स्थान बदलने के बाद जिसका स्थान दिया गया हो वो लिख लो। तो स्थान बदलने के बाद सीता का स्थान है 15 प्लस दूसरे व्यक्ति का स्थान लिखो, तो सीता के अलावा दूसरा व्यक्ति है, लीना का स्थान क्या है? 7, तो प्लस का 7 और दोनों को जोड़ करके माइनस का 1 कर दो, तो 15 7 22 माइनस 1 21। पंक्ति में टोटल कितनी लड़कियां होंगी? 21 लड़कियां होंगी। प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, है कि नहीं? आ जाओ अगला क्वेश्चन। 400 लोगों के एक सर्वेक्षण में 100 लोगों को सेब का रस पसंद है, 150 को नारंगी का रस पसंद है और 75 को दोनों का रस पसंद है। तो ना तो सेब ना ही नारंगी का रस पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या है, ऐसा हमसे जानना चाहता है। ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए ऑर्डर रैंकिंग के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल वैल्यू उसने हमको दे रखी है 400। कितनी दे रखी है? 400। और 2 प्रकार के लोग हमारे पास हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के लोग हैं? एक जिनको सेब का रंग पसंद है, सेब का रस पसंद है, ठीक है, ये सेब का रस पसंद करने वाले लोग हैं। और दूसरा जिनको नारंगी का रंग रस पसंद है, तो दूसरे हैं नारंगी का रस पसंद करने वाले, ठीक है। सेब का रस पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या उसने हमको 100 दी है, नारंगी का रस पसंद करने वाले लोगों की कुल संख्या उसने हमको 150 दी है, ठीक। लेकिन हमसे कहता है कि 75 लोगों को दोनों का रस पसंद है। 75 ऐसे लोग हैं जिन्हें सेब और नारंगी दोनों का रस पसंद है,
तो सेब और नारंगी दोनों का कॉमन एरिया क्या हो जाएगा? 75। कितना हो जाएगा? 75। दोनों का रस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 75 है। अब अगर दोनों का रस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 75 है तो केवल सेब का रस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? सेब का रस पसंद करने वाले टोटल व्यक्तियों की संख्या 100, उसमें से 75 घटा दें तो कितना आएगा? 25। तो टोटल सेब पसंद करने वाले 100 और केवल सेब पसंद करने वाले 25। ठीक। नारंगी का रस पसंद करने वाले टोटल 150 लोग हैं, उसमें से 75 ऑलरेडी आ चुके हैं। 100 में से 75 गया तो कितना बच गया? 75 ही बच गया। तो केवल नारंगी का रस पसंद करने वाले 75 और ओवरऑल नारंगी का रस पसंद करने वाले 150 लोग। उसने हमसे कहा है ना तो सेब और ना ही नारंगी का नारंगी का रस पसंद करने वाले लोगों की संख्या क्या होगी, ये उसने हमसे जानना चाहा। तो क्या हो जाएगी भैया? टोटल हमारे पास कितने लोग हैं? 400। इन 400 लोगों में से किसी प्रकार का रस पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 25, 75 प्लस 75। ठीक है। 25 केवल सेब, 75 केवल नारंगी और 75 जो सेब और नारंगी दोनों पसंद करते हैं। तो 75 75 150 और 25 हो गया 175। 400 में से अगर हम 175 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 225। ठीक है। और ये 225 किन लोगों की संख्या है? ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें ना तो सेब पसंद है, सेब का रस, और ना ही नारंगी का रस उन्हें पसंद है। ठीक। वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, डिस्क्रिप्टिव यानी कि थ्योरेटिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन चलन में है और पूछा भी है आयोग ने, तो इसको पढ़ना जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन। क्या कहता है? हाउ इज माई मदर्स ब्रदर्स ओनली डॉटर रिलेटेड टू मी? मेरी मां के भाई की इकलौती बेटी रिश्ते में मेरी क्या होगी? बहन, ममेरी बहन है। पढ़ करके आ गया। कैसे? ये मैं हूं। ठीक है। ये मैं हूं। मेरी मां, मेरी माता के भाई, मेरी माता के भाई को मैं क्या बुलाऊंगा? मामा। मेरी माता के भाई की इकलौती बेटी, की इकलौती बेटी मेरी क्या होगी? ठीक है। मेरी क्या होगी? ठीक। तो मेरी माता के एक भाई, मेरे मामा की इकलौती बेटी यानी मेरी ममेरी बहन होगी। तो प्रश्न का उत्तर ममेरी बहन, ऑप्शन नंबर सी। बहन भी लिखा है ऑप्शन में ऊपर, गलती से वहां टिक मत कर देना वरना गलत हो जाएगा बच्चा, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ध्यान रखना। ब्लड रिलेशन के ऑप्शंस को खासकर से ध्यान रखना। जब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन परीक्षा में आए और उसको सॉल्व कर रहे हो तो बहुत ध्यान से ब्लड रिलेशन के ऑप्शंस को देखना, बहुत खेल होता है वहां पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घड़ी 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 का क्वेश्चन, कैलेंडर का क्वेश्चन, मिसिंग टर्म का क्वेश्चन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन, ये आएंगे। ये तो आयोग को पसंद है। अब भगवान जाने आयोग के दिमाग में क्या चल रहा हो, क्या पूछ ले तो नहीं पता, लेकिन अपनी तरफ से तो तैयारी पूरी है। देखो, कहता है एक घर में ए और बी नामक दो घड़ियां हैं। घड़ियों का भी नाम रखा है लोगों ने। घर में ए और बी नामक दो घड़ियां हैं। ए में प्रति घंटे 4 मिनट की बढ़त होती है। तो जो ए वाली घड़ी है वो प्रति घंटे 4 मिनट बढ़ जाती है, और जो बी वाली घड़ी है वो प्रति घंटे 2 मिनट कम हो जाती है। ए वाली घड़ी प्रति घंटे 4 मिनट बढ़ती यानी हर घंटे में 4 मिनट एक्स्ट्रा चलती है, जबकि बी वाली घड़ी हर घंटे में 2 मिनट कम चलती है। 5 घंटों के बाद दोनों घड़ियों में दिखाए गए समय के बीच अंतर क्या होगा? ठीक है। तो अगर मैं ए वाली घड़ी की बात करता हूं तो ए वाली घड़ी प्रति घंटे में 4 मिनट बढ़ती है, तो 1 घंटे में कितना बढ़ती है? 1 घंटे में बढ़ती है 4 मिनट। ठीक। तो 5 घंटे में कितना बढ़ जाएगी? 5 घंटे में कितना बढ़ जाएगी? 4 × 5 यानी कि ये 20 मिनट बढ़ जाएगी। 20 मिनट बढ़ जाएगी। ठीक। 20 मिनट बढ़ेगी, 20 मिनट बढ़ेगी। ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास है घड़ी बी। घड़ी बी क्या करती है? 1 घंटे में लेट हो रही है। कितना लेट हो रही है? 2 मिनट।
1 घंटे में 2 मिनट लेट होती है। तो 5 घंटे में कितना लेट हो जाएगी? 2 इंटू 5 यानी कि 10 मिनट क्या हो जाएगी? लेट होगी। 10 मिनट लेट होगी। अब बताओ, दोनों घड़ियों ने साथ में चलना शुरू किया, दोनों घड़ियों ने साथ में चलना शुरू किया, लेकिन पहली घड़ी जो ए वाली घड़ी है वो 20 मिनट आगे बढ़ गई, 20 मिनट आगे बढ़ गई। पीछे वाली घड़ी 10 मिनट लेट हो गई। तो इस समय दोनों घड़ियों के बीच का अंतर कितना हो रहा होगा? दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा होगा? तो अंतर 20 मिनट बढ़ी है और 10 मिनट घटी है। तो अंतर कितना हो गया? अंतर हो गया 30 मिनट का। कितना अंतर हो गया दोनों के बीच में? 30 मिनट का अंतर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई ऐसे समझो कि जैसे मैं हूं हैं और मेरे साथ में आप खड़े हुए हैं, मैं 20 कदम आगे बढ़ गया और आप 10 कदम पीछे हो गए, तो हमारे बीच का अंतर कितना हो जाएगा? मैं 20 कदम आगे बढ़ गया, आप 10 कदम पीछे हो गए, तो हमारे बीच का अंतर 20 कदम मेरे और 10 कदम तुम्हारे। तो हमारे बीच की टोटल डिस्टेंस अब बढ़ गई ना, 30 कदम की डिस्टेंस हो गई। मैं बढ़ा तो केवल 20 ही कदम हूं, लेकिन डिस्टेंस हमारे बीच की कितनी है? 30 मिनट की। ऐसे ही ये जो ए वाली घड़ी है ये केवल 20 मिनट आगे हुई है, लेकिन बी वाली घड़ी 10 मिनट पीछे हो गई। तो अगर ये 10 मिनट पीछे है और ये 20 मिनट ऑलरेडी है वास्तविक समय से, तो वास्तविक समय से 20 मिनट आगे और वास्तविक समय से 10 मिनट पीछे, तो दोनों का अंतर कितना हुआ? दोनों का अंतर हो गया 30 मिनट का। यानी इस समय दोनों के अंतर में, दोनों के बीच में 30 मिनट का अंतर होगा। दोनों के द्वारा दिखाए गए समय में 30 मिनट का अंतर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। सुश्री एक्स पूर्व दिशा में 20 मीटर चलती हैं, फिर बाएं मुड़ती हैं, 15 मीटर चलती हैं, सब चला फिरा करती हैं, फिर आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये वो जानना चाहती हैं। ठीक है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं ये वो जानना चाहती हैं। आओ चलाना शुरू करते हैं इनको। ये हमारे पास सुश्री एक्स हैं। सुश्री एक्स ने पूर्व दिशा में 20 मीटर की दूरी को तय किया। ठीक है, पूर्व दिशा में 20 मीटर की दूरी को तय किया। ठीक, फिर अपने बाएं मुड़ी, तो इनका बायां पूर्व में है तो बायां पड़ेगा उत्तर की ओर, तो पूर्व में उत्तर की ओर गई, 10 मीटर की दूरी को नहीं 15 मीटर की दूरी को और तय किया। फिर अपने दाएं मुड़ करके 25 मीटर चलती हैं, तो यहां से वापस अपने दाएं मुड़ी हैं और कितनी दूरी तय करती हैं? 25 मीटर की दूरी को तय करती हैं। कहता है फिर अपने दाएं मुड़ करके 15 मीटर और चली, तो यहां से अब इनका दायां नीचे पड़ेगा, दाएं मुड़ करके 15 मीटर की दूरी को और कवर कर लिया। कहते हैं अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये इनका आरंभिक बिंदु है और ये क्या है? इनका अंतिम बिंदु। तो आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि ये दूरी वो हमसे जानना चाहता है। तो ये हमारे पास 20 है, अगर ये 25 है तो ये भी क्या होगी? 25। ठीक है, तो 20 + 25 कितना हो जाएगा? 45। यानी आरंभिक बिंदु से वह इस समय 45 मीटर की दूरी पर होंगी। सी इस प्रश्न का क्या बनेगा? उत्तर बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमारे पास सीरीज है और सीरीज में लिखे हुए लेटर्स, तो लेटर्स की सीरीज को आइए चेक करते हैं, देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्लेस वैल्यू के आधार पर चलें तो जे से के 10 से 11, के से एल 11 से 12 और एल से एम 12 से 13। ये तो सीधे सीधे प्लस का 1 हो रहा है, तो m + 1 कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। और देखिए बला की खूबसूरती ये है कि n से केवल एक ही ऑप्शन है जो स्टार्ट हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाएगी परीक्षा में, नहीं है कि नहीं? n से केवल एक ही ऑप्शन है जो स्टार्ट हो रहा है, तो b इज ओनली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकियों में भी सेम चल रहा है, a से b, b से c, c से d, तो d से e हो जाएगा है। फिर k से l, l से m, m से n, तो n से o हो जाएगा। नियो इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या चल रहा है भाई? लुप्त संख्या ज्ञात करनी, मिसिंग टर्म का एक क्वेश्चन निश्चित आने की संभावना है। चेक करते हैं, तो 15 और 225, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन 16 का स्क्वायर 256 ऑप्शन में नहीं, यानी कुछ और खेल यहां पर चल रहा है। ठीक है, 15, 12, 225 और 180।
क्या चलेगा फिर? चल ये रहा है, जो दिख रहा है वो ये कि अगर हम 12/180 कर दें, ठीक है, सॉरी 180/12 कर दें, यानी इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड करें, कितना आएगा? 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, 15 आता है। और इस 15 को इस 15 के साथ गुणा करें तो 15 इंटू 15 आता है 225, ठीक है, 15 इंटू 15 225। क्या ऐसा ही खेल यहां पर भी चल सकता है क्या? ठीक है, तो अब जब चेक करते हैं तो आता है हमारे पास में 210/14, 14 एकम 14 और 14 पंचे 70, 15। और इस 15 को अगर हम 16 से गुणा करें तो कितना आएगा? 16 द्याम 110 160, सॉरी 16 द्याम 160 और 16 पंचे 80, 160 और 80 240, यानी यहां पर क्या आना चाहिए? 240 आना चाहिए। क्या आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी 240 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये मिसिंग टर्म के क्वेश्चन का आंसर था हमारे। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है यदि शब्द बॉम्बर्डमेंट के अक्षरों को वर्णानुक्रम में लगाया जाए, वर्णानुक्रम यानी कि अल्फाबेटिकली यदि अरेंज किया जाए, तो कितने अक्षरों का क्रम यथावत रहेगा? यानी ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनके क्रम में कोई बदलाव नहीं आएगा जब बॉम्बर्डमेंट के अक्षरों को हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। ठीक है, ये उसने क्वेश्चन से पूछा है। ठीक, तो बॉम्बर्डमेंट के अक्षरों को जब हम अरेंज करते हैं, आओ चेक करके देखा जाए। बॉम्बर्डमेंट हम तो यही सॉल्व कर लें, लेकिन तुमको अलग से लिख के दिखा रहे हैं, हम तो इसी के नीचे सॉल्व कर लें। बॉम्बर्डमेंट करके लिखा है। अब इसके अक्षरों को हमें क्या करना है? अरेंज करना है अल्फाबेटिकली। तो आओ जरा अरेंज करते हैं। अब जब अल्फाबेटिकली इसके अक्षरों को अरेंज करेंगे तो सबसे पहले ए अरेंज होगा, फिर बी अरेंज होगा। बी 2 बार दिया है तो 2 बार आएगा। सी नहीं है, डी है तो डी आ गया हमारे पास में। डी के बाद ई आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, ई के बाद एफ नहीं है, जी एच आई जे के कुछ नहीं है, तो क्या मिल रहा है? एम। तो किसको अरेंज किया जाए? एम को अरेंज किया जाए। 2 बार एम है तो 2 बार यहां पर एम आ गया। एम के बाद एन आ गया, एन के बाद ओ आ गया, आ जाएगा कि नहीं? फिर आर आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? टी। दिख रहा है? दिख रहा है आपको क्या कि बॉम्बर्डमेंट शब्द के अक्षरों को अल्फाबेटिकली अरेंज करने पर एक अक्षर हमको मिलता है टी, जिसका स्थान जहां पर पहले था वहीं पर अब भी है। ठीक है, इसके अलावा हर एक अक्षर का स्थान चेंज हो गया है सिवाय किसके? टी के। तो यही क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का अक्षर उत्तर हो जाएगा। उसने यही पूछा कि कितने अक्षरों का क्रम यथावत रहेगा? केवल एक अक्षर टी का क्रम यथावत रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भिन्न पद ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द ऑड वन आउट, अलग ज्ञात करना है। ऑडिटोरियम चेयर, सभा भवन कुर्सी, पंखुड़ी फूल, अंगुली हाथ, ईंट दीवार, अलग क्या हो जाएगा? देखो क्या अलग हो जाएगा। जिस प्रकार से फूल में क्या होती है? पंखुड़ियां होती हैं। हाथों में क्या होती हैं? उंगलियां होती हैं। दीवारों में क्या होती है? ईंटें होती हैं। जिस प्रकार से फूलों में पंखुड़ियां होती हैं, हाथों में उंगलियां होती हैं, दीवारों में ईंट होती है, उसी प्रकार से कुर्सी में सभा भवन नहीं होता, सभा भवन में कुर्सी होती है। ये उल्टा लिखा हुआ है। ये जो क्रम है, ये जो जोड़ा है, ये उल्टा लिखा हुआ है। कुर्सी पहले, सभा भवन बाद में आना चाहिए था। तब हम कहते कि जिस प्रकार फूल में पंखुड़ी, हाथ में अंगुली, दीवार में ईंट होती है, उसी प्रकार से सभा भवन में कुर्सी होती है। पर यहां सभा भवन पहले और कुर्सी बाद में लिखा, यानी यही क्या है? अलग है। ठीक, आ जाइए अगला क्वेश्चन। इन द सीरीज ऑफ नंबर्स चूज विच पेयर ऑफ नंबर्स कम नेक्स्ट। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें। तो एक श्रृंखला दी गई है 31, 28, 7, 2-2 क्वेश्चन मार्क है। अच्छा,
31, 28, 7, 24, 20, 7, 17 क्वेश्चन मार्क क्या चलेगा भाई यहां पर फिर? 31, 28, 7, 7 कॉमन है, 24, 20, 7 यहां पर भी कॉमन है। ऑप्शन में भी दो जगह 7 दिख रहा है, तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि 7 7 कॉमन है? हर तीसरा नंबर 7 आएगा है? अगर हर तीसरा नंबर 7 आएगा तो 31 से 28 में 3 का अंतर है, 24 से 20 में 4 का अंतर है। ठीक, तो 17 से फिर 5 का अंतर ले लें क्या कि यहां 3 यहां 4 तो वहां 5 का अंतर आए। या फिर एक दूसरी कंडीशन बन रही है कि 31 से 24 कितने का अंतर है? माइनस का 7। 28 से 20 कितने का अंतर है? माइनस का 8। ये 7 से 7 कॉमन है। ठीक है, आगे 24 से 17 माइनस का 7 का अंतर है, तो 20 में कितने का अंतर होगा? माइनस के 8 का अंतर होगा। होगा कि नहीं होगा? 20 में माइनस के 8 का अंतर होगा। और यदि 20 में माइनस के 8 का अंतर है तो यहां पर क्या होना चाहिए? 20 माइनस 8 12 होना चाहिए, और ये 7 से अगला वापस क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, यानी 12 और 7 ये आना चाहिए। तो 12 और 7 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये लॉजिक भी सही है। या फिर 31 28 3 का अंतर, 24 20 4 का, तो 17 से आगे वाले में 5 का अंतर होना चाहिए। 17 माइनस 5 12 7, ये भी प्रश्न का उत्तर बनेगा। ठीक है, चलिए नहीं, बस 15 क्वेश्चन का सेट हम लोग करते थे और आज के 15 क्वेश्चन का सेट हम लोगों का कंप्लीट हुआ। आज के 15 क्वेश्चन के सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो कुछ भी आपने सीखा है, पिछले 2024 में ये जो परीक्षा हुई थी 11 फरवरी को, उस परीक्षा के निरस्त होने के बाद से फिर तमाम सारी झंझटें आई, तमाम सारे व्यवधान आए। इस परीक्षा के होने में बहुत इंतजार किया, लगभग 1.5 साल के बाद परीक्षा होने जा रही, निरस्त होने के बाद। उसमें भी बीच में एक समय आया जब कई शिफ्ट में परीक्षा कराई जानी थी, तो वहां पर भी आप लोगों ने अपनी डिमांड रखी, जो कि जायज डिमांड थी कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम हमको चाहिए, हम मल्टी शिफ्ट में कोई एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। वो भी आपकी एक जायज डिमांड थी। अंततः वो सारी डिमांडें पूरी हुई और अब कल यानी 27 जुलाई को आप परीक्षा देने जा रहे हैं। मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना लेना, किसी प्रकार का कोई तनाव मत पालें अपने मन में कि मुझे कल परीक्षा देना है, पता नहीं क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कुछ स्ट्रेस मत लो, केवल सुकून और शांति से परीक्षा देने जाओ। ये सोच करके मत जाओ कि इस परीक्षा को मुझे पास ही करना है, इस परीक्षा को अगर नहीं पास किया तो मेरी जिंदगी खत्म है, बर्बाद है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं, अगर तुम ये स्ट्रेस पहले से ही अपने दिमाग में भर के परीक्षा हॉल में जाओगे परीक्षा देने, तो परीक्षा के खराब होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। तुम परीक्षा हॉल में जब एंट्री करो तो सिर्फ उस प्रश्न पत्र को देने के बारे में सोचो कि आज मैं परीक्षा दूंगा, मुझे सिलेक्शन का नहीं आता पता है, जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा, पर इस प्रश्न पत्र को 3 घंटे में पूरे दे करके इस प्रश्न पत्र को मैं अच्छी तरीके से सॉल्व करूंगा। यह टारगेट लेकर के जाना, हर एक प्रश्न को बड़े इत्मीनान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। प्रश्न पढ़ने में जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जब आप प्रश्न पढ़ने में जल्दबाजी करते हैं तो फिर से उससे गलत होने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। अगर आप प्रश्न को सही तरीके से पढ़ेंगे तो प्रश्न के गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए प्रश्न सही तरीके से पढ़ना, वरना यह दर्द कि आता हुआ प्रश्न मैंने जल्दबाजी में गलत पढ़ करके गलत आंसर कर दिया, यह दर्द और बड़ा होता है। ठीक, तो निवेदन यही है कि अच्छे से सकारात्मक मन से, सकारात्मक विचारों से भर करके ये परीक्षा देने जाइए। भोलेनाथ आप सबके साथ हैं। और एक छोटा सा प्रयास मैंने भी किया भोलेनाथ जी से,
आप सब लोगों के बेहतर भविष्य के लिए, आप सब लोगों की परीक्षा अच्छी हो इसके लिए, तो वो शुभकामनाएं अभी हम आपको देंगे पोस्ट में, यूट्यूब की पोस्ट में वो शुभकामनाएं हम आपको देंगे आपकी परीक्षा के लिए। फिलहाल आप सबको बहुत बहुत बधाई की परीक्षा देने जा रहे हैं, अपनी डिमांड के अनुसार देने जा रहे हैं। बस अच्छा करके आना यार, हृदय एकदम प्रफुल्लित हो जाए। कल जब पेपर दे करके आओ तो हृदय प्रफुल्लित हो हमारा कि हाँ ये हमारा छात्र है, ये पेपर दे करके आया और बढ़िया पेपर दे करके आया। बस ऐसा करके आना, ठीक है। चलो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये रीजनिंग एक्सप्रेस की ऑफिशियल ऐप है, आप लोग अब इसके बारे में जानने लगे हैं। इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है कि नहीं। कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक। और ये टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग एक्सप्रेस का, इसमें आप अपने आप को जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप अपने डाउट्स हमको डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, रीजनिंग का क्विज वगैरह आपको यहाँ पर मिलता है। और फिर से अगेन ये लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी इच्छा हो तो करें, जिम्मेदारी को निभाएं, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। बस पेपर अच्छे से दे करके आना, ठीक। अब आप लोगों से कल के दिन मुलाकात होगी जब मैं आंसर की बताऊंगा आप लोगों को, रीजनिंग विषय से आए हुए क्वेश्चंस की आंसर की जब डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस जब डिस्कस करेंगे, तब आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप सब लोग खूब खुश रहें, अच्छे से परीक्षा दें, सकारात्मक रहें, बिल्कुल तनाव मत लें, जो होगा देखा जाएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।